नमस्कार बच्चों। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। ये संज्ञा का हमारा पार्ट 2 है। तो जिसने भी पहली बार आज ये वीडियो देख रहे हैं तो पहले आप मेरा संज्ञा का पार्ट 1 जरूर देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने आपको संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के कितने भेद होते हैं और संज्ञा के व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं उसके बारे में बताया है। बच्चों आज हम पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो जातिवाचक संज्ञा को जैसे मैंने कि ऊपर दूसरे पार्ट में के वीडियो में बताया था कि जो पहले जो पुराने प्राचीन मान्यताएं थी, प्राचीन मान्यता के हिसाब से संज्ञा के 5 भेद हुआ करते थे। तो उसके अंदर समूहवाचक और द्रव्यवाचक भी होते थे। तो लेकिन आज की जो आधुनिक मान्यता है उसके हिसाब से ये दोनों को किसका भाग बता दिया गया है, जातिवाचक संज्ञा के भेद बता दिए गए हैं। ठीक है बच्चों, तो जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद हो गए, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। तो आज हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। समूहवाचक क्या, जहां पे सब पूरे समूह की बात की जाती हो। ठीक है, जैसे आप सेना सेना की बात किए तो सेना में एक आदमी होता है क्या? एक आदमी को हम सेना कहेंगे क्या? नहीं, जाहिर सी बात है सेना के अंदर बहुत सारे होंगे, एक से तो ज्यादा ही होंगे, तो ही आर्मी बनती है। ठीक है, पुलिस में भी ज्यादातर लोग होंगे। फिर पुस्तकालय के अंदर भी बहुत सारी पुस्तकें होती हैं। दल मतलब पूरे ग्रुप, समिति मतलब जो कमीशन, आयोग आयोग जो पढ़े होंगे आप लोगों ने हिंदी में, कमीशन गठन होता है, तो उसमें भी बहुत सारे लोग होते हैं। ठीक है, आयोग वही कमीशन हो गया। और परिवार, इसमें जहां पर ज्यादा लोग होते हैं, ग्रुप में जब ज्यादातर लोग होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, समूह कहते हैं या तो समुदाय कहते हैं, या और उसे हम क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब ये पहले समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते थे, लेकिन अब किसके अंदर आएंगे बच्चों? ये अब आएगा जातिवाचक संज्ञा के अंदर। ये अभी आपको नहीं भूलना है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिससे संज्ञा से किसी तरल, तरल मतलब होता है लिक्विड, ठीक है, ठोस मतलब सॉलिड, जैसे सोना हो गया ठोस। ठीक है, अधातु हो या दो धातु हो, धातु मतलब आपका जैसे ये हो गया आपका धातु भी बोलते हैं, मटेरियल नाउन बोलते हैं ना जिसको। ठीक है, तो धातु हो गया, वैसे पदार्थ आदि वस्तु का बोध हो उसे हम क्या कहेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए तांबा, पीतल, सोना, लोहा, ये सब के सब किस में आ जाएंगे, आपके द्रव्यवाचक संज्ञा। लेकिन बच्चों एक चीज और है, किस द्रव्यवाचक संज्ञा आप किसके के अंदर आता है, जातिवाचक संज्ञा के अंदर आता है। ये हमें याद रखना है, इसे हमें भूलना नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए कौन कौन सी चीजें, जैसे मैंने मिट्टी एग्जांपल दिया, मिट्टी भी तो हम नाम है ना, ये करते ही हैं, लेकिन ये सब किस में आ जाते हैं, आपके तरल, ठोस, धातु, पदार्थ पदार्थ के अंदर आ जाते हैं, जिससे अनाज जितने भी है। ठीक है, और जितने ये देखिए आपके दूध है और सोना है, ये सब के सब किस में आ जाते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर आते हैं। लेकिन द्रव्यवाचक किसके अंदर आ गया है, अब जातिवाचक आ गया है, तो इसलिए हम अब ये क्या करेंगे, इसको जातिवाचक संज्ञा के अंदर ही लिखेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं भाववाचक संज्ञा शब्दों को क्या करते हैं, हमें भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण संज्ञा शब्दों से करते हैं, या सर्वनाम शब्दों से भी करते हैं, विशेषण से भी करते हैं, और क्रिया के द्वारा भी होता है। तो एक एक करके हम इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहला है हमारा कि संज्ञा से भाववाचक शब्द बनते हैं। तो बच्चों एक यहाँ पर ट्रिक आप लोगों को देना चाहूंगी, ट्रिक बोलिए चाहे आप यहाँ देखते चले जाइए, कि जब किसी शब्द के अंत में प्रत्यय, प्रत्यय जब मैं सिखाऊंगी तब बताऊंगी कि देखिए प्रत्यय क्या लगता है, आप किसी भी शब्द के अंत में लगता है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, किसी भी शब्द के अंत में अगर जुड़ता है कोई शब्द, तो वो उसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। जैसे पुरुष, पुरुष संज्ञा शब्द है, नारी संज्ञा शब्द है, बालक संज्ञा है, मित्र संज्ञा है, दास संज्ञा है, क्षत्रिय संज्ञा है। ठीक है, लेकिन उसमें हमने त्व प्रत्यय जोड़ दिया, त्व प्रत्यय जोड़ दिया, ता प्रत्यय जोड़ दिया, तो ये सारे क्या हो गए, आपके भाववाचक संज्ञा हो गए। तो संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनता है, पुरुष का पुरुषत्व, ठीक है, सामर्थ्य, पुरुषत्व, नारित्व, बालक बालकत्व, मित्रता, दासत्व। तो अब याद रखिए बच्चों, अब देखिए जब त्व प्रत्यय, ऐसे तो मैक्सिमम प्रत्यय अगर जुड़ा हुआ रहता है तो सारे शब्द नहीं बात की जा रही हूँ, लेकिन संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया वाले शब्दों में अगर प्रत्यय जुड़ जाते हैं तो प्रत्यय ज्यादातर वो क्या हो जाते हैं, भाववाचक संज्ञा में कन्वर्ट हो जाते हैं। या तो त्व है या तो ता शब्द है। ठीक है, त्व, ता, पन, ये थोड़ा सा 3-4 बात ध्यान में रखेंगे तो आपका इजी हो जाएगा। जैसे देखिए त्व, 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 ता, त्व, त्व,
नारीत्व, छत्रित्व, दासत्व, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, आपके भाववाचक संज्ञा में हो जाएंगे। ये बहुत इजी हो जाता है बच्चों, इस तरीके से अगर हमने कुछ ट्रिक याद रख लिया तो पहचानने के लिए भी बहुत इजी हो जाता है। नेक्स्ट है सर्वनाम शब्द। अपना से क्या बन जाता है, अपनत्व, यहाँ पर भी त्व आ गया। देखिए निजत्व, सर्वस्व, सर्वस्वपन, ठीक है। अहम, अभी बोलेंगे ये सर्वनाम शब्द कहाँ होता है मैम, अहम मतलब होता है ना मेरा, मेरे लिए बात करें, स्व मतलब भी मेरा, मम मतलब भी मेरा, ये सब हम संस्कृत शब्दों में भी इस्तेमाल करते हैं। मम, स्व, अहम, ठीक है, प्राया, पराया, सर्व, ठीक है। तो ये सब, ये सारे आपके क्या है, सर्वनाम, ये भी सारे सर्वनाम शब्द है। और इन सर्वनाम शब्दों को जब हम त्व जोड़ देते हैं, पन जोड़ देते हैं, त्व जोड़ देते हैं, तो ये क्या बन जाता है, किसमें बन जाता है, ये आपकी भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाता है, भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट है आपका, संज्ञा से भाववाचक हो गया था, सर्वनाम हो गया। विशेषण से, अब विशेषण में ज्यादातर आपका आता है ता प्रत्यय। विशेषण वाले शब्दों में जैसे सुंदरता, वीरता, मिठास, निर्बलता, मधुरता, सफलता। अभी देखिए कुछ एक दो शब्द है जो कि अलग है, नहीं तो मैक्सिमम ता वाले वर्ड यूज है, ता प्रत्यय यूज किया गया है। देखिए ता प्रत्यय यूज किया हुआ है, ठीक है। एक चातुर्य और एक मिठास में, मीठा प्लस आस करके मिठास, तो ये सबके अंदर क्या है, प्रत्यय जुड़ा हुआ है, ठीक है बच्चों। तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, भाववाचक, ये भाव बता रहे हैं। जैसे सुंदर है तो ये विशेषण हो गया, वीर विशेषण हो गया, मीठा विशेषण हो गया, निर्बल विशेषण, मधुर विशेषण, सफल विशेषण, चतुर विशेषण। लेकिन चातुर्य एक भाव का बता दिया गया, बहुत चातुर्य है, ठीक है। सफलता एक भाव का नाम दे दिया गया है, मधुरता, निर्बलता, मिठास, वीरता, सुंदरता। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल के जरिए हम इसे क्या करेंगे, एक क्रिया का रह गया है, क्रिया का देख लेते हैं, उसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल के जरिए हम देखेंगे कैसे बनता है। अभी हंसना क्रिया है, जैसे हिंदी में मैंने पहले भी बताया था कि क्रिया का सबसे, या तो क्रिया अपने मूल रूप में जैसे कि हंस, लिख, ये अपना क्रिया का क्या है, मूल रूप है। मूल रूप मतलब, मूल रूप मतलब होता है उत्पत्ति, बेउत्पत्ति। उत्पत्ति और बेउत्पत्ति मतलब होता है कि ये शब्द उत्पत्ति के हिसाब से ही ऐसे आए हुए हैं। मूल रूप जैसे रूढ़ शब्द बोलते हैं, रूढ़, रूढ़ शब्द होता है, मूल शब्द होता है। ये सब मतलब जैसे हमने लिखा पेड़, अब पेड़ को अगर हमने अलग कर दिया तो इसका पे और प्लस अलग कर दिया तो इनके कुछ अर्थ मिलेंगे क्या, ये नहीं मिलेंगे। ये शब्द अपने मूल रूप में है, हर्ष अपने मूल रूप में है, लिख अपने मूल रूप में। मूल रूप को भी हम रूढ़ शब्द कहते हैं, बेउत्पत्ति शब्द भी कहते हैं। मतलब ये जो शब्द ओरिजिन हुए हैं, उत्पत्ति हुई है, तो ये ऐसे ही है। इसको हम टुकड़ा कर देंगे तो इसका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे हमने एक लिया विद्यालय, ठीक है बच्चों, तो इसको हम तोड़ सकते हैं, विद्या प्लस आले लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों, लिख सकते हैं। तो इस, ये हमारा मूल रूप होगा, रूढ़ रूप होगा। लेकिन इसको हम क्या बोलेंगे, मूल शब्द नहीं बोलेंगे, इसको हम रूढ़ नहीं, यौगिक शब्द बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम, यौगिक शब्द बोलेंगे इसको, ठीक है बच्चों, आया समझ में। तो ये जो क्रिया है, क्रिया के अंदर अगर ये लिखना, हंसना, मिलान, कमाना बोलेंगे, मैम ये आप मेरे को क्या समझ लगे, तो ये कभी कभी कुछ कनेक्टेड बातें रहती हैं, तो रिवाइज कर लेने में कोई बुराई नहीं है, रिवाइज कर लेना चाहिए। लेना देना, तो क्रिया के अंत में ज्यादातर मैंने क्या बताया था, हिंदी में क्रिया का सबसे प्रमुख लक्षण है पहचानने की, ना प्रत्यय लगा हुआ रहता है। अगर ना रहता है, या तो मूल रूप में होगा तो ना नहीं होगा। जैसे मैंने बोला, क्रिया अगर मूल रूप में होगी तो ना नहीं रहेगा। लेकिन अगर हम क्रिया का प्रयोग करते हैं ज्यादातर वाक्यों के अंतर्गत, तो ना प्रत्यय उसमें अंदर जुड़ा भी रहता है, नहीं भी जुड़ा। जैसे जैसे मुझे खाना नहीं खाना, तो खाना, खाना भी क्या है एक, और उसका मूल रूप बोलेंगे तो खा होगा, और अगर प्रत्यय जोड़ देंगे तो हमारा खाना हो जाएगा, इस प्रकार से। तो अभी क्रिया वाले शब्दों से भी हम क्या करते हैं, भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। जैसे हंसना से हंसी एक भाव हो गया, ठीक है। लिखना, लेख एक लेख, जैसे बोलते हैं ना, लेख लिखा है क्या आपने कुछ, ठीक है। मिलान, काम से मेल, कमाना से कमाई, लेन देन से, लेना देना से लेन देन। ठीक है बच्चों, उम्मीद है ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया। और अब हम थोड़ा सा कुछ प्रैक्टिस करते हैं, कुछ थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद ये हमारा संज्ञा का पार्ट खत्म हो गया। और अगर आप लोगों को लगता है कि कुछ अभी बहुत कंफ्यूजिंग वाले कुछ क्वेश्चंस हैं आपके पास आ गए हैं और आप नहीं बता पा रहे हैं, जाए कमेंट बॉक्स में लिखिए और कमेंट कीजिए और मुझसे पूछिए, मैं जरूर आपका आंसर दूंगी, ठीक है। अब देखते हैं
निम्नलिखित वाक्यों में से रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए और बताइए कि ये क्या है और कौन सी संज्ञा है। तो देखिए, अभी रामायण आ गया, रामायण में श्री राम जी की कहानी है, तो अभी रामायण और श्री राम जी क्या होंगे, कौन सी संज्ञा होगा, बताइए आप लोग फटाफट। व्यक्तिवाचक। क्यों? क्योंकि आप वहां तक पहुंच आएंगे ना, एक ही है ना, राम जी के बारे में एक ही हम पढ़ते हैं, ठीक है, और रामायण भी एक ही पुस्तक है, तो इसलिए हम यहाँ क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। रमेश और कोलकाता भी क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। कोलकाता 2 4 10 तो नहीं है, अगर शहर होता, अगर यहाँ पर हम शहर बोलते और ये रमेश की जगह लड़का बोलते, तो ये किस में आ जाता है, जातिवाचक में आ जाता है। लेकिन अगर किसी एक व्यक्ति का नाम दिया जा रहा है, तो रमेश और कोलकाता दोनों भी क्या हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। लंका और रावण, रावण भी एक ही है और लंका भी एक ही है, तो लंका और रावण किस में आ गया, यहाँ पर व्यक्तिवाचक में। अब देखिए यहाँ पर मैंने बच्चों, यहाँ राजा भी आपका जातिवाचक में आ जाएगा, लेकिन देश में रावणों की कमी नहीं है। अगर इस तरह का वाक्य आए, बच्चे बोलेंगे मैम आपने तो यहाँ बोला रावण व्यक्तिवाचक में, और यहाँ पर रावण किस में आ जाएगा, जातिवाचक में। तो क्यों आएगा ये, आप तो बोलेंगे ना मैम आप कैसे पढ़ा रही हैं, आप तो दोनों जो हमें कंफ्यूज कर रही हैं। लेकिन जब लंका की राजा की बात की जा रही है, तो रावण वो एक ही है, लंका का राजा, लेकिन देश में रावणों की कमी नहीं है, मतलब एक रावण नहीं, कई सारे रावणों की बात की जा रही है, उसके गुण की बात की जा रही है कि रावण जैसा जो स्वभाव है, वो देश में रावणों की कमी नहीं है। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, जातिवाचक में आ जाएगा, और देश भी क्या हो जाएगा, जातिवाचक में आ जाएगा। बच्चों अच्छे से समझ में आ रहा है ना, ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए उठाया है कि बहुत ज्यादातर बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज करते हैं और गलतियां करते हैं, और पद परिचय में तो अक्सर करते हैं, विशेषणों की कमी नहीं है, और विशेषण जब एक की बात, देखो मैंने पहले ही बताया था, व्यक्तिवाचक में एक की बात की जाती है, लेकिन जातिवाचक में पूरे समूह की बात की जाती है, ग्रुप की बात की जाती है, तो वहां पर क्या हो जाता है, जातिवाचक हो जाता है। जैसे ये पुस्तक क्या है, आपका पूरा ग्रुप बात की जा रही है, तो ये जातिवाचक संज्ञा। फिर शेर दहाड़ता है, तो शेर में क्या हो जाएगा, अभी बताओ मुझे, व्यक्तिवाचक होगा या क्या होगा, तो शेर बोलेंगे तो ये पूरे ग्रुप के भी जा रहा है ना, शेर मतलब कोई भी शेर हो सकता है, तो यहाँ पे जातिवाचक। अभी अगर जैसे ज्यादातर आजकल हम लोग पेट रखते हैं घर पे, कुत्ता वगैरह रखते हैं, उसका नाम दे देते हैं, तो अगर कुत्ता जानवर किसी का नाम रख रहे हैं, बिल्ली रख रहे हैं, तो वो किस में आ जाएगा, जातिवाचक में। लेकिन अगर हमने उसका कुछ नाम दे दिया, टॉमी जेरी कुछ नाम दे दिया, तो वो नाम किस में आ जाएगा, हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आ जाएगा। अब ईमानदारी क्या है, यहाँ पर ईमानदार भाव विशेषण है, और ईमानदारी भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। अब मुझे लग रहा है बच्चे कंफ्यूज नहीं करेंगे। अभी घर घर में सीता रहती है और राम की पत्नी का नाम सीता है, तो क्या होगा, दोनों वाक्यों में क्या अंतर है बताइए। घर घर मतलब प्रत्येक घर में सीता रहती है, तो प्रत्येक घर में सीता रहती है मतलब एक से अधिक घर में सीता रहती है, तो वो सीता क्या, किसकी बात की जा रही है, यहाँ पर जातिवाचक की बात की जा रही है, ठीक है। अभी ऐसे वाक्य मैंने उठाया ही है ताकि आपका सारा कंफ्यूजन यहाँ पर दूर हो जाए। लेकिन अगर राम की पत्नी सीता की बात की जाए, तो वहां पर सीता क्या हो जाएगा, वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, ठीक है, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। बच्चों फिर समाज में विभीषणों की कमी नहीं है, अब आप लोग बताइए, अभी ये क्या करते हैं, समाज में विभीषणों की कमी नहीं है और विभीषण को लंका का भेदी कहते हैं। ये दो वाक्य मैंने आप लोगों के ऊपर छोड़ा, आप कमेंट में लिखिए कि ये दोनों भी वाक्य 9 नंबर और 10 नंबर कि 9 नंबर और 10 नंबर में इसका आंसर क्या होगा, ये विभीषण क्या होगा, और यहाँ नीचे वाला जो विभीषण है वो किस में आएगा। ये दोनों का मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर आप इसका आंसर दीजिए। अगर आपने पार्ट को अच्छे से समझा है तो जरूर आंसर देंगे और कमेंट करेंगे। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है ये पूरा पार्ट, ठीक है। अगर समझ में आ गया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों।